हेलो गर्ल्स, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और हम आज पढ़ेंगे मानव प्रजनन तंत्र यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकेंड लेक्चर है ये, क्योंकि आपने इससे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि स्त्री के जो प्रजनन तंत्र है वो पढ़ चुके हैं हम पिछले लेक्चर में, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। और अब हम इसका दूसरा पार्ट यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद की आगे का आपको समझ में आ पाएगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन्स का एक आप ये कलर्ड फोटो देख सकते हैं। इसमें सारे ऑर्गन्स दे रखे हैं, जैसे कि इसमें पेनिस है, इसमें एपिडाइडमिस है, यूरेथ्रा इसके साथ जुड़ी हुई है, देन स्क्रॉटम है यानी कि जो आपका जो इनका टेस्टिस है, टेस्टिस का सैक होता है, फिर रेक्टाइल टिश्यू है, सेमिनल वेसिकल। इसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो है टेस्टिस, स्क्रॉटम, सेमिनल वेसिकल, वास डिफरेंस और एक एपिडाइडिमस, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड भी इसके साथ ही जुड़ा रहता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है वो भी। तो ये सारे मेन जो पार्ट्स हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। अब जो नर प्रजनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग और जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग, ये कुल रूप से नर प्रजनन तंत्र कहलाते हैं। और इसमें ये जो दिए हुए आगे मैं बताती हूँ वो लैंगिक अंग और उससे संबद्ध अन्य रचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि वृषण यानी कि टेस्टिस, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे, फिर एपिडाइडिमस उसी में, देन शुक्रवाहिका या वास डिफरेंस, जबकि आप डायग्राम्स में ज़्यादातर जब देखेंगे तो इंग्लिश में भी टर्म्स होते हैं, इसलिए मैं आपको दोनों में दे रही हूँ। देन शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल, जो कि लेके जाता है, जो कैरी करता है शुक्रों को। देन पुरस्थ यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड, और शिश्न यानी कि पेनिस, जो कि पास ऑन करता है। और इसके अलावा जो मेन है वो जो ऑर्गन नहीं है वो है शुक्र या शुक्राणु। अब हम इनको बारी बारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट और प्राइमरी ऑर्गन है ये है वृषण या टेस्टिस। वृषण नर में पाया जाने वाला प्राथमिक जनन अंग है। ये उदर में गुर्दे के पास विकसित होते हैं और जन्म होने पर नीचे की ओर वृषण कोश में आते हैं। जब गर्भ में होता है नर बालक तो वो शरीर के अंदर होते हैं, लेकिन बाद में जब जन्म होने वाला होता है जस्ट उस समय वो नीचे की ओर आ जाते हैं, वृषण कोश में आ जाते हैं। अब वृषण जो है त्वचा की बनी एक थैली जैसी रचना में स्थित रहते हैं, जो कि शरीर के बाहर लटकती रहती है, और इसे हम वृषण कोश कहते हैं। वृषण की कोशिकाओं द्वारा नर युग्मक यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जो फीमेल वाला हमने पढ़ा था उसके अंदर अंड या डिंब का निर्माण होता था, और इसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। दोनों के अंदर एक आगे आप पढ़ेंगे कि किस तरह से दोनों से शिशु का निर्माण होगा। और हार्मोन से टेस्टोस्टेरोन का अंतस्राव भी यहीं से होता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप जो होता है वो शरीर के ताप से कम होता है, यानी कि कम टेम्परेचर भी शुक्राणु उत्पादन हो सकता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उत्पादन कम हो जाएगा और हो सकता है ना भी हो। इसलिए वृषण जो है उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे टेस्टोस्टेरोन के बारे में। टेस्टोस्टेरोन क्या, ये एक हार्मोन है जो कि अंतराली कोशिकाओं के द्वारा बनता है, और ये वृषण में शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में स्थित रहती है, जो अंतराली कोशिकाएं हैं। और ग्रंथि का जो ये अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन यानी ICSH कहलाता है, जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के समान होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हम पहले पढ़ चुके हैं फीमेल्स में, तो उसी तरह से ये भी इसके स्राव को नियंत्रित करता है, यानी कि कितना टेस्टोस्टेरोन स्रावित होना चाहिए ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ICSH कितना स्रावित हो रहा है। और इसका क्या काम है, इस टेस्टोस्टेरोन का काम है कि ये गौण लैंगिक लक्षणों को प्रकट करता है, जैसे कि दाढ़ी आना, आवाज़ का भारीपन और जननांगों का विकसित होना। अब हम देखते हैं कि वृषण की रचना क्या है, कि मेन है इसलिए हम इसको अच्छी तरह से समझ लें। प्रत्येक वृषण जो है पेरिटोनियम की एक थैलीनुमा रचना से ढका रहता है। आप इसको देख सकते हैं, ये इसकी संरचना है, देखिए ये चारों तरफ इसके
एक कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिससे ढका रहता है। और वृषण में 200 से 300 खंड होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे खंड दिखाई दे रहे हैं उसको डिवाइड किया हुआ है, इनको लोब्यूल कहते हैं। और प्रत्येक लोब्यूल के अंदर 3 मुड़ी हुई कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, और इन्हें शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। प्रत्येक कोष्ठ से नलिका निकलकर ग्रंथि के पिछले भाग में मिल जाती हैं, और ये जैसा आप पिछले भाग में देख रहे हैं, और फिर सभी आपस में मिलकर 2-3 लिपटी हुई नलियों की एक श्रृंखला बना देती हैं, और अंत में अधिवृषण वाहिनी बनाती है। ये आप नीचे से देख रहे हैं, अधिवृषण वाहिनी जो नीचे से निकल करके और फिर ये ऊपर की तरफ जा रही है। ये 6 मीटर तक लंबी होती है, क्योंकि इतनी सिकुड़ी हुई है इसलिए आपको पता नहीं चलता है, और आपस में लिपटी हुई इतनी सी पोर्शन में ये 6 मीटर के लगभग लंबाई इसकी आ जाती है। अब अधिवृषण क्या है, क्योंकि अधिवृषण के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बार बार उसका वर्ड भी आ रहा है। तो अधिवृषण क्या है? ये पतली मुड़ी हुई कंडलाकार नली है और सक्रिय रचना के रूप में बंद रहती है। ये वृषण के पिछले भाग से जुड़ी होती है और शुक्र वाहिनी में खुलती है, यानी कि ये भी एक कैरिंग ट्यूब्यूल है, ये एक नली है जो कि कैरी करती है शुक्राणुओं को, और ये शुक्र वाहिनी में खुलती है। अब शुक्र वाहिनी और शुक्राशय के बारे में हम पढ़ते हैं। तो शुक्र वाहिका या शुक्र वाहिनी जो है, ये अधिवृषण से निकलकर और मूत्राशय और मलाशय के निचले भाग के मध्य से होकर प्रोस्टेट ग्रंथि के निचले भाग तक जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। आप इसको अच्छी तरह देखें। आगे जाकर के ये 2 छोटी थैलियों में मिल जाती हैं, और ये जो 2 नलिका रूपी ग्रंथियां हैं, ये मूत्राशय ग्रीवा के पीछे स्थित होती है। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये पीछे की तरफ जा रही है। अब शुक्राशय वाहिकाओं से क्षारीय द्रव स्रावित होता है, और जो कि सेमिनल द्रव बनाता है। सेमिनल द्रव ही है जो कि कैरी करता है शुक्राणुओं को। अब इसमें आप सोचेंगे पुरस्थ ग्रंथि का क्या काम है, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड। आपने सुना होगा प्रोस्टेट ग्लैंड संबंधी समस्याएं बहुत लोगों को होती है ओल्ड एज में। ये एक बड़ी गोलाकार ग्रंथि होती है, इसमें उत्तक वाहिनियाँ होती है और अनैच्छिक पेशियाँ होती है, और इस ग्रंथि से एक तरल स्राव निकलता है जो कि वृषण के स्राव के साथ मिल जाता है। इस ग्रंथि से वाहिका मूत्र मार्ग से जुड़ी रहती है। अब सेमिनल द्रव क्या है? वृषण, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि से निकले हुए स्राव पदार्थों को मिलाकर सेमिनल द्रव बनाते हैं, और इसी में शुक्राणु होते हैं। जो वृषण से निकला है वो शुक्राणु है, और इसके अलावा जो शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्लैंड है, इनसे भी स्राव निकलता है, इसमें से होकर के, और शुक्राणु पासन होते हैं आगे। अब शुक्राणु क्या चीज़ है? ये एक छोटी छोटी कोशिकाएं होती है जिनकी की एक पूंछ के समान उभार होता है। ये एक टिपिकल सेल है, ये एक सेल ही है, लेकिन टिपिकल देखिए इनका स्ट्रक्चर है। नॉर्मल आप सेल देखते हैं उससे ये डिफरेंट है। ये सूक्ष्म होता है, लंबाकार होता है, और जब परिपक्वता प्राप्त होती है, यानी कि पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, तब इसकी लंबाई 5 माइक्रोन होती है। इसके शरीर के 3 भाग होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, सिर, ग्रीवा और पूंछ। सिर का पोर्शन आप देख रहे हैं, उसके अंदर ज़्यादा डेंस और डार्क दिखाई दे रहा है। ये अंडाकार होता है और इसके अंदर केंद्रक भी होता है। जैसा कि डिंब में आपने देखा है कि केंद्रक होता है, उसी तरह से इसमें भी केंद्रक होता है, और इसके अंदर जीन्स या क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि आगे रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। बड़े शुक्राणु के चारों ओर, यानी कि ये जो इसका हेड है, इसके चारों ओर जीव द्रव्य की पतली परत होती है। मेन पोर्शन इसके अंदर न्यूक्लियस ही है, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन ऐसा है जिसमें कि जीव द्रव्य होता है। अब इसमें पूंछ है, पीछे आप देख सकते हैं पूंछ जैसी स्ट्रक्चर है, जो कि वास्तव में पूंछ जैसे ही हिलती है, और पूंछ की सहायता से ये आगे जाने के लिए तैयार होता है। अब अधिवृषण वाहिनी में जाते ही ये गति करने लगते हैं, और गर्भाशय में ये 72 घंटे तक ही जीवित रहते हैं। शुक्राणु जो है वो डिंब ग्रंथि और डिंब वाहिनी, जो महिला की होती है, स्त्री की डिंब ग्रंथि और डिंब वाहिनी होती है, जहाँ पर कि कंसीव होता है, वहाँ पर 1 घंटे में पहुँच जाती है। इनकी स्पीड तेज होती है। जैसे ही ये आगे निकलते हैं अधिवृषण वाहिनी से, और उनको बाकी जो स्राव हैं वो मिलते हैं, सेमिनल फ्लूइड मिलता है, तो ये तुरंत गति करने लगते हैं। हालांकि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं है, 72 घंटे में ये नष्ट हो जाते हैं। तो उसी समय अगर कंसीव हो जाते हैं, अगर डिंब तैयार होता है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये हम आगे और पढ़ेंगे।
तो इस तरह से अब आपको समझ में आ गए होंगे सारे के सारे ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। तो आप इसके नोट्स बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे और इसको समझ लेंगे, जिससे कि हम आगे जब फर्टिलाइजेशन और आगे का जो प्रोसेस उसका प्रेगनेंसी का पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से मुझे लगता है अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नोट्स बनाएं, डायग्राम बनाएं और इसको समझ लें। तो दोबारा कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू।